हेलो एवरीवन, क्या हाल है यार सभी का स्वागत है यार प्रैक्टिस सेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हम लोग डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस यार करने वाले हैं। कुछ यार फॉर्मूलेज होते हैं यार, वो फॉर्मूलेज यार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। आपके यार एक पर्टिकुलर टाइप के यार क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो वैसे के मतलब अगर उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यार उसी तरीके से करना है। ये सारी चीज़ें यार इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। खूब सारे यार आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोग यार वीडियो पॉज करते हुए चलिएगा और उसके बाद यार आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, फिर चेक करिएगा कि यार सही है या गलत है। ठीक है, सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो भी यार अच्छी बात है ना। तो भी फिर हम क्या करेंगे, सीखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि यार हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में करते चलेंगे। आप लोग अच्छे से यार प्रैक्टिस करिएगा, मोल कॉन्सेप्ट की शानदार तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से। पहले यार कुछ आपके फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से यार कुछ आपके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो वो एक बार मैं आपको फॉर्मूलेज बता देता हूं, उस पर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, 4 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं यार चारों के चारों फॉर्मूले। सबसे पहला है, मतलब रिलेशन है बेसिकली, दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपको इंटर रिलेट अगर करना है तो वो कैसे करना है, ये चीज इन 4 फॉर्मूले से आप लोग सीखोगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी और परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ये क्या है, ये तो यार हमें पता है, ठीक है। सेकंड इज मोलारिटी, कैपिटल एम इज मोलारिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एम ऑफ सोल्यूट क्या है, एम ऑफ सोल्यूट क्या है, एम ऑफ सोल्यूट इज मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, ठीक है यार। ये देखो जो टर्मिनोलॉजी है पता भी होनी चाहिए कि यार ये एग्जैक्टली होती क्या है ना। तो इन सब के मैं लिखते हुए चल रहा हूं। डी क्या है, डी तो यार डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। कैपिटल एम इज मोलारिटी, कैपिटल एम इज मोलारिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन होता है आपका मोलालिटी और मोलारिटी में। तो स्मॉल एम इक्वल्स टू 1000 एम, है ना, 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास सॉल्यूट का, ठीक है। ये क्या है आपके रिलेशन मोलालिटी और मोलारिटी में। किस किस के बीच में रिलेशन है, मोलालिटी एंड मोलारिटी के बीच में। और फोर्थ है आपका मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। मोलालिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू एम ऑफ सॉल्वेंट। एम सॉल्वेंट क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एम ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। अच्छा, एक्स ऑफ सॉल्यूट और एक्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ऑब्वियसली एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। और एक्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये सारी यार आपकी टर्मिनोलॉजी हो गई। अच्छा, ये अब आप लोग पूछोगे क्या ये 4 फॉर्मूला हमें याद रखने हैं, तो बिल्कुल यार, है ना। ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, है ना। और इन सभी को यार, इन सभी से ही रिलेटेड आपके डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। अब चलो मैं आपको इन पे एक दो बार क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस, है ना। और फिर आगे और भी यार क्वेश्चंस आते ही रहेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो पहली बात तो यार इनको आपको याद करना है। कैसे याद करोगे, एक पेपर ले लो यार, उसको इन फॉर्मूलेस को चारों के चारों फॉर्मूलेस को लिखते रहो, है ना। 3-4 बार लिखोगे तो अपने आप दिमाग में ये फीड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग कुछ। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा। वीडियो पॉज करना, अटेम्प्ट करिएगा खुद। An aqueous solution contains 28% weight by weight of KOH. If the density of solution is उतना, then calculate। 3 आपको चीजें दे रखी है, करिए। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, कितना, 28 दे रखा है। डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की, कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। पहले क्या पूछ रहा है आपसे, पहले पूछ रहा है परसेंटेज W बाय V। तो इसका क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। तो सिंपली इसको 28 को मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से,
ठीक है, इसको देखो कैलकुलेशन करना चाहो तो 1.25 को लिख दो 5/4। अब देखो आसान हो जाएगा, अब देखो आसान हो जाएगा, इसको काटा पीटी करो, ये 7 से जाएगा तो 7 इंटू 5 क्या आ रहा है 35% W/V आ गया। सही है, सही है। अच्छा अब दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, मोलैरिटी बता दो। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, यही था फॉर्मूला। अब डाल दो यार, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है, कितना है 28 है, डेंसिटी कितनी है 1.25 है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अच्छा KOH है भैया, KOH है तो इसका मोलर मास आप लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे, पोटेशियम का कितना होता है 39, हाइड्रोजन का 1 तो ये तो 40 हो गया, 40 और ऑक्सीजन का 16 तो कितना हो गया 56, तो ये हो गया 56। अब कुछ नहीं यार, उसको सॉल्व कर लेना यार, सॉल्व कर लेना। देखो सॉल्विंग भी आसान है यार, इसको काटोगे 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो देखो 5 इंटू 1.25 और 1.25 को लिख दो 5/4 तो 5 इंटू 5/4 तो क्या आ रहा है बेसिकली 25/4 आ रहा है। अब चाहो तो यार इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है मोलैरिटी। अब क्या रिलेशन था, अब अगर देखो हमें मोलैरिटी पता है तो क्या हम लोग मोलैलिटी निकाल सकते हैं। देखो आपका जो थर्ड फॉर्मूला है 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 इंटू 25/4 अपॉन 1000 इंटू, अच्छा डेंसिटी, डेंसिटी क्या है 1.25 है ना, इसको चाहो तो लिख दो 5/4 माइनस मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है 25/4 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 56। अब भैया इसको कैलकुलेशन यार आपको करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेटिव है बिल्कुल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार इसमें कैलकुलेशन यार आसान रहती है, नहीं यार थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, तो इसको यार आप लोग कैलकुलेट करोगे तो अपना आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यार आपको इन फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखनी है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली इन फॉर्मूले से ही पूछे जाते हैं, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। अच्छा क्या जरूरी है यार फॉर्मूला अप्लाई करना, क्या दूसरा मेथड नहीं होता है? तो दूसरा तरीका भी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मोल कॉन्सेप्ट में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 3 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो हम लोगों को एक्यूरेट तो होना ही है, करेक्ट तो होना ही है, एज वेल एज हमको टाइम भी यार कम लगाना है उसमें। और यार टाइम अगर कम लगाना है तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में यार वैल्यूज ऐड करेंगे, वैल्यूज डालेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो यार ये फॉर्मूले जरूर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, चलो भैया वीडियो पॉज करो, करिए अटेम्प्ट, करिए अटेम्प्ट। बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, देन कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अच्छा क्या था फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को जो रिलेट कर रहा था, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, इनटू मोलर मास सॉल्वेंट का। ध्यान रखना नीचे क्या है, मोलर मास सॉल्वेंट का है। अब देखो क्या बोल रहा है, I2 इन बेंजीन। तो यार मैंने आप लोगों को जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी तो आप लोगों को क्या पढ़ाया था, I2 क्या है, सॉल्यूट हो गया, है ना, इन सॉल्वेंट। तो आपको I2 क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, बेंजीन क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ देखो I2 दे रखा है ना, कितना 0.2 दे रखा है, 0.2 इंटू 1000। अच्छा ये चीज तो यार फिक्स्ड है, मोल फ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे तो ही हमने पढ़ लिया था कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का वो किसके बराबर रहेगा, एडिशन किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर। तो अगर सॉल्यूट यार 0.2 है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.8, राइट। तो ये लिख दिया अपन ने 0.8 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बेंजीन की बात कर रहा है, बेंजीन है सॉल्वेंट, बेंजीन है C6H6। तो देखो 6 इंटू 12 कितना 72 प्लस 6 कितना आ रहा है 78, ये कितना आ गया 78 आ गया। अब इसको यार सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगेन यार देखो सॉल्विंग आप लोग कर लीजिएगा, है ना, सॉल्विंग आप लोग कर लीजिएगा, वो कोई यार बड़ी बात नहीं है, आप लोग 5 मिनट इसमें लगाएंगे तो सॉल्विंग आप लोगों से आराम से हो जाएगी। लेकिन बस इसको फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए कि यार ये देखो मोलैलिटी दे रखी थी, मोलैलिटी पूछ रखी थी मेरे से, मोल फ्रैक्शन दे रखा था तो मैंने यार ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्यूट का दे रखा था, सॉल्वेंट का ऑटोमेटिकली 1 माइनस सॉल्यूट करके आ गया, सॉल्यूट का 0.2 था, सॉल्वेंट का 0.8 आ गया।
करेक्ट। तो ऐसे टाइप के यार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी यार आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर और भी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो और देखो, अच्छा अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, 10 ग्राम ऑफ MnO2 ऑन रिएक्शन विद HCl फॉर्म्स 2.24 लीटर ऑफ Cl2 गैस एट NTP, देन फाइंड परसेंटेज इंप्योरिटी ऑफ MnO2। कभी भी यार आपसे परसेंटेज इंप्योरिटी या फिर परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है तो एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, उसी स्टेटमेंट से हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, आप लोगों को प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करना है। हमेशा आपको कभी भी परसेंटेज प्योरिटी पूछे, परसेंटेज इंप्योरिटी पूछे, आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके बाद आपको रिएक्टेंट की तरफ मूव करना है, आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कैसे? आपको इक्वेशन दे रखी है, जरा इस इक्वेशन को वापस से मैं लिखता हूं। देखो पहली बात तो देखो इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना। ये भी स्टोशियोमेट्री टाइप के सवाल हैं यार आपके, तो आपने क्या करा, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ठीक है यार। इक्वेशन ये बैलेंस दे रखी है, पहले किसके बारे में लिखूं, प्रोडक्ट के बारे में लिख दो यार, जरा प्रोडक्ट के बारे में लिख दो। आपको देखो क्या दे रखा है, 2.24 लीटर ऑफ Cl2 दे रखा है। क्या Cl2 आपका प्रोडक्ट है? हाँ, तो इसको 2.24 लीटर दे रखा है। रिएक्टेंट के बारे में मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिख रहा हूं, प्रोडक्ट के बारे में लिख रहा हूं कि हाँ भैया प्रोडक्ट हो गया 2.24 लीटर। अच्छा, लीटर हो, मास हो, पार्टिकल्स हो, किस में कन्वर्ट कर लो उसको, मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2.24 अपॉन 22.4। ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं यार। Cl2 क्या है, गैस है, और NTP और STP पे बातें कर रखी हैं, बहुत सही है। मोल्स कितना आ गए, 0.1 मोल्स, सही है। अब स्टोशियोमेट्री हमें बता रही है कि यार अगर 1 मोल Cl2 का है तो 1 मोल किसका होगा, MnO2 का। 0.1 मोल Cl2 के हैं तो आपके MnO2 के भी कितने मोल्स होंगे, 0.1 ही होंगे। 1:1 का रेशियो है ना। Cl2 के अगर 0.1 है तो MnO2 के भी कितने होंगे, 0.1 मोल्स ही होंगे। अच्छा, अगर मोल्स 0.1 है तो वेट MnO2 का कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू इट्स मोलर मास। अब मैंगनीज का मोलर मास होता है 55 और O2 32, तो ये कितना हो गया, 87 हो गया। तो ये हो गया 87। तो वेट ऑफ MnO2 कितना आया, 8.7 ग्राम। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, हमेशा आपको यही तरीका अपनाना है कि पहले यार प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, उसके मोल्स निकालने हैं, उसकी हेल्प से आपको रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलना है। और जैसे ही आप मोल्स निकालोगे और फिर जैसे ही आप मास निकालोगे, जितना भी मास आएगा, कितना आया इस पर्टिकुलर केस में 8.7 ग्राम, ये जितना भी मास आएगा ये क्या आएगा, आपका प्योर MnO2 आया है। ये क्या है, ये प्योर MnO2 आया है। इसका मतलब अगर आप 8.7 ग्राम MnO2 लेके आते प्योर वाला तो आपको 2.24 लीटर Cl2 गैस मिल जाती। ये प्योर MnO2 आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 10 ग्राम MnO2, मतलब कुछ ना कुछ इंप्योरिटी है भैया, है ना। तो इंप्योरिटी कितनी है आपकी, इंप्योरिटी कितनी है, 10 ग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा है और 8.7 प्योर मैंने निकाल दिया यार, है ना, रिएक्टेंट से, सॉरी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हुए। तो इंप्योरिटी कितनी आ गई, 1.3 ग्राम्स। मेरे से क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंप्योरिटी। तो परसेंटेज इंप्योरिटी अगर मुझे निकालनी है तो इंप्योरिटी का वेट ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में, टोटल वेट डिनोमिनेटर में, इनटू 100, कितनी आ गई, 13%। मुझे बोल रहा है परसेंटेज प्योरिटी निकालो। दो तरीके हैं परसेंटेज प्योरिटी निकालने के, या तो 100 में से 13 को माइनस कर दूं, 100 में से इंप्योरिटी को माइनस कर दूं तो आपके पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा, या फिर प्योर MnO2 का मास न्यूमरेटर में रखो, विच इज व्हाट 8.7 अपॉन टोटल इज 10 इंटू 100, ये कितना आया 87%। तो परसेंटेज इंप्योरिटी और परसेंटेज प्योरिटी ऑब्वियसली दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा। इंप्योरिटी पूछी तो आपका आंसर तो 13% हो जाएगा, प्योरिटी पूछता तो 87% हो जाएगा। करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को ये अटेम्प्ट करना है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आप लोग अटेम्प्ट करिए इसे। क्या बोल रहा है,
20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। पहले यार आप लोग क्या करो, पहले क्या करो, इसे ऐसे लिख लो, ठीक है, इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन देखो बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है ना। अब आप लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चाहिए, तो देखो प्रोडक्ट में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है, कितना दे रखा है उसका 8 ग्राम दे रखा है, तो इसका यार 8 ग्राम दे रखा है, ठीक है भैया। ग्राम ग्राम में डील नहीं करते हैं, किस में डील करते हैं, मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स MgO के गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास मैग्नीशियम की तरह 24, 16 हो गया आपका ऑक्सीजन का, तो ये कितना आ गया 40, तो 8/40 कितने आ गए मोल्स, 1/5 आ गए, ठीक है भैया। अब जरा स्टोइचियोमेट्री देखो, यहाँ पे अगर 1 मोल MgO के हैं तो 1 मोल किसका है, MgCO3 का। तो अगर MgO के मोल्स 1/5 है तो नंबर ऑफ मोल्स MgCO3 के ये भी कितने होंगे, 1/5 ही होंगे, सेम रहेंगे, 1:1 का रेशियो यार, 1:1 का रेशियो है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3 1/5 है तो वेट ऑफ MgCO3 ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं यार, सीधा इसको अपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, तो ये 24, कार्बोनेट का होता है 60, जो CO3 है ना वो कार्बोनेट है, तो ये इसका कितना होता है 60 होता है मास, तो ये कितना हो गया 84 हो गया, 84। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये 16.8 ग्राम्स, बिल्कुल सही है 16.8 ग्राम्स। तो जो भी यार ये 16.8 निकला है, जितना भी आप इधर मास निकालते हो ये क्या आता है, ये आता है आपके पास प्योर MgCO3, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ गया 16.8 ग्राम्स। अब आपसे क्या बोल रहा है, परसेंटेज प्योरिटी बताइए, तो परसेंटेज प्योरिटी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, प्योर MgCO3 कितना है 16.8, 16.8 है ना आपका प्योर MgCO3, डिवाइडेड बाय आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20 × 100। अरे बात समझिए, तो बस यार अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो इसका 84% आएगा प्योरिटी का। अच्छा इम्प्योरिटी पूछता तो 100 में से माइनस कर दो यार, 100 में से माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका 16 हो जाएगी परसेंटेज इम्प्योरिटी, और प्योरिटी कितनी हो गई 84%। तो ऐसे टाइप के यार आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। हमेशा क्या करना है, हमेशा क्या करना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, है ना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, इस लाइन को यार फिक्स कर लो, है ना। फिर यार ऐसे टाइप के सवाल आपसे परसेंटेज प्योरिटी के, परसेंटेज इम्प्योरिटी के हमेशा होंगे यार, कभी गलती नहीं होगी आपके। ऑलराइट चलो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। और देखो यार कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ये बोल रहा है 3.2 ग्राम ऑफ O2 reacts with SO2 to form SO3. If 6 ग्राम of SO3 are produced, then find percentage yield of the reaction. पहले ये समझो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं आपके, परसेंटेज यील्ड टाइप के यार आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है आपसे। किसकी बात कर रहा है, एफिशिएंसी की यार बात करना चाह रहा है कि यार देखो कोई सी भी रिएक्शन होती है वो जरूरी नहीं है कि यार 100% एफिशिएंट हो, ऐसा कुछ भी यार जरूरी नहीं है ना। उनकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है, 50% एफिशिएंट हो सकती है, 70%, 80% एफिशिएंट हो सकती हैं। तो एफिशिएंसी पूछने का मतलब यही है कि वो आपसे परसेंटेज यील्ड पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। अब अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। मूल कॉन्सेप्ट में यार ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं कि यार एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सेट है, उसको हमको इसी तरीके से करना है ताकि हम लोग हमारा यार टाइम बचा सकें, उसे जल्दी सॉल्व कर सकें, उसे करेक्ट सॉल्व कर सकें। जैसे देखो क्या बोल रहा है, O2 और SO2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं SO3। तो पहले तो यार इक्वेशन लिख दो, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें पता है क्या, 2SO2 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2SO3। ये इक्वेशन हमें पता है, बिल्कुल पता है। 3.2 ग्राम किसका है, O2 का, तो ये 3.2 ग्राम इसका दे रखा है, बिल्कुल, है ना। अभी इसके बारे में मत सोचो कि 6 ग्राम या SO3 का भी दे रखा है, उसके बारे में देखो ही नहीं, प्रोडक्ट को भी देखो ही नहीं, केवल और केवल किसको देखो, रिएक्टेंट को देखो। अच्छा ठीक है, 3.2 ग्राम दे रखा है। क्या यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं O2 के, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना 32, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 32, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1 आ गए। अब स्टोइचियोमेट्री हमें बता रही है कि यार अगर इसका 1 मोल है,
तो इसके कितने मोल्स हैं? SO3 के 2 मोल्स हैं। आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने निकले हैं? 0.1 निकले हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितने होंगे? क्या डबल होंगे? 1 है तो 2 है, यहाँ पे 0.1 है तो यहाँ पे कितना होगा? 0.2 हो जाएगा, डबल हो जाएंगे सिंपली, ऑक्सीजन के मोल्स से डबल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितने आ गए? 2। अच्छा, मोल्स से हम लोग वेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ SO3। तो देखो SO3 का मोलर मास कैसे निकालोगे? 32 सल्फर का और 3 इंटू 16 48, तो कितना हो गया? 80 हो गया, है ना। वैसे तो यार देखो, ये जैसे मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि यार SO3 का 80 है, SO2 का 64 है, मुझे याद है यार सारे मोलर मासेस, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए यार मैं एक एक चीज़ वापस से निकाल के बताता हूँ। तो यार आप लोग अब याद ही रखिए कि यार SO3 आ गया तो यार मुझे 80 लेना है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको मोलर मासेस याद रखना है। जैसे H2SO4 का कितना होता है मोलर मास? 98 रहता है ना। तो बच्चा इसमें आपको चीजें याद होनी चाहिए, है ना। जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको चीजें याद होती जानी चाहिए। तो SO3 का आपको वेट निकालना है, तो मोल्स इंटू मोलर मास कितना है? 80। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16 ग्राम। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है? अब देखो 16 ग्राम, ये चीख चीख के क्या बोलना चाह रहा है ये समझो कि अगर इस इक्वेशन की एफिशिएंसी 100% होती, तो अगर आपका 3.2 ग्राम आप O2 का लेके आते तो आपको 16 ग्राम SO3 का मिल जाता 100% एफिशिएंसी के साथ। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है कि यार 6 ग्राम ही मिल रहा है, तो मतलब एफिशिएंसी क्या है? कम है। 100% में यार आपको 16 ग्राम मिलता, लेकिन 6 ग्राम ही मिल रहा है, तो सीधी सीधी बात है परसेंटेज यील्ड या फिर परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है? कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 6 ग्राम ही मिल रहा है। कायदे से कितना मिलना चाहिए? 16 मिलना चाहिए इंटू 100। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 जो आपको मिल रहा है डिवाइडेड बाय, जब अगर 100% एफिशिएंसी होती तो कितना मिलता? 16 मिलता इंटू 100। तो ये आ गई आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी। आइए यार समझ में, क्या करना है? क्या करना है आपको रिएक्टेंट के बारे में दे रखा होगा, वहां से आप प्रोडक्ट के बारे में निकाल दो। अब प्रोडक्ट के बारे में निकाल दोगे तो वो बेसिकली क्या आएगा आपके पास? 100% वाली वैल्यू आएगी, जो कि यार हमेशा ज्यादा होगी, 100% ज्यादा होगी, है ना। 100% वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। आपको परसेंटेज यील्ड पूछिए तो यार तो 70% होगी या 80% या 50%। तो क्वेश्चन में आपको कम वाली वैल्यू दे रखी होगी, तो जितने भी क्वेश्चन में दे रखी है डिवाइडेड बाय 100% वाली इंटू 100 कर लेंगे तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि यार मतलब ये अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि अगर आया तो इसको इसी तरीके से हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन टाइप के आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है भैया, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो बताओ, ध्यान से सुनना है। बोल रहा है कि 14.2 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड CaCO3, दोनों का कंबाइंड मास, MgCO3 और CaCO3 का कंबाइंड मास कितना है? 14.2 ग्राम। उनको आप हीट कर रहे हो और वो दे रहा है 3.36 लीटर ऑफ CO2 एट STP मिल रहा है। बोल रहा है देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन अ सैंपल। मतलब यार पहले तो आप पिक्चराइज करिए कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है? आपने क्या किया, इस एक कंटेनर में 2 कंपाउंड्स ले लिए। कौन कौन से? MgCO3 ले लिया और CaCO3 ले लिया। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड मास कितना बोल रहा है? 14.2 ग्राम ले लिया। ठीक है भैया, इन दोनों को क्या करा? हीट किया। इन दोनों को क्या किया आपने? हीट किया। ठीक है, एक्सटर्नली आपने इन दोनों का जो मिक्सचर था हीट करा। जब हीट करा तो यहां से एक CO2 गैस इवॉल्व हुई, CO2 गैस इवॉल्व हुई, और CO2 गैस इवॉल्व हुई तो उसका जो आपका वॉल्यूम आया CO2 गैस का, वो कितना आया? 3.36 लीटर आया। ठीक है भैया, ये है ना पिक्चर? ये बिल्कुल पिक्चर है। बोल रहे देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन द सैंपल। मतलब आपको जो 14.2 ग्राम है, ये तो दोनों का है, MgCO3 और CaCO3 दोनों का है। इसमें से आपको बताना है कि यार मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 कितना है। तो ये मान लेता हूं कि लेट मास ऑफ MgCO3 बी X ग्राम।
MgCO3 का मास कितना मान लिया मैंने, x ग्राम मान लिया। दोनों का मिला के कितना था, 14.2 ग्राम था। MgCO3 x है, तो देयरफॉर मास ऑफ CaCO3 कितना होगा, 14.2 माइनस एक्स। ऑब्वियसली दोनों का कंबाइन करके 14.2 है, एक का यार x मान लिया तो दूसरे का क्या होगा, 14.2 माइनस एक्स। अब यार इक्वेशन लिखो आप लोग, अब देखना कैसे पिक्चर बनेगी। अब इक्वेशन लिखते हैं। अब जैसे सपोज करो आपका MgCO3 है, उसको अगर आप हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, MgO में, प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जब CaCO3 को हीट करोगे तो आपका CaO प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। सही बात है, ये चीज सही है, बिल्कुल सही है। अब जरा ये बताओ MgCO3 का कितना आपका मास है, कितना मास है, x ग्राम है। अच्छा, अगर x ग्राम इसका मास है, MgCO3 का मास कितना है, x ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स MgCO3 के कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स MgCO3 के कितने होंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास है x, मोलर मास इसका निकालोगे तो आएगा 84। तो MgCO3 के मोल्स कितने हो गए, x अपॉन 84। अब ध्यान से अगर इसे घूरो, MgCO3 के अगर स्टोशियोमेट्री हमें बता रही है 1 मोल है, तो CO2 का कितना मोल आएगा, 1 मोल। MgCO3 के x अपॉन 84 मोल्स हैं, तो CO2 का भी कितना आएगा, x अपॉन 84 मोल्स। हाँ या ना, 1:1 का रेशियो है ना यार, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ये तो आसान है, बिल्कुल सही है। अब जरा CaCO3 की बात करो, मास कितना है, 14.2 माइनस x ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के कितना आएंगे, मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा, 100 आएगा इसका। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का मोलर मास कितना आएगा, 100। अब इसके मोल्स कितने हो गए, ऑरेंज से लिखेंगे, इसके मोल्स हो गए आपके 14.2 माइनस एक्स अपॉन 100। अब ध्यान से देखो, अगर CaCO3 के 1 मोल हैं तो CO2 का कितना मोल है, 1 मोल है। तो अगर CaCO3 के 14.2 माइनस एक्स अपॉन 100 मोल्स हैं तो CO2 के भी कितने होंगे, सेम होंगे, विच इज 14.2 माइनस एक्स अपॉन 100 मोल्स। हाँ या ना, हाँ या ना, यहां तक चीजें करेक्ट हैं। मैंने इंडिविजुअली कैल्शियम कार्बोनेट से मोल्स निकाल लिए CO2 के, कैल्शियम कार्बोनेट से मोल्स निकाल लिए CO2 के। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आपको चीज क्लियर होगी। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, x अपॉन 84 जो मैग्नीशियम कार्बोनेट से आया, प्लस 14.2 माइनस एक्स अपॉन 100 जो कैल्शियम कार्बोनेट से आया। तो अगर टोटल मोल्स ऑफ CO2 ये है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 ये कितनी हो जाएगी, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो सिंपली ये हो गया मोल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 22.4 से। तो अच्छा, CO2 की आपके पास वॉल्यूम आ गई, ठीक है भैया। क्या हमें क्वेश्चन में भी CO2 की वॉल्यूम दे रखी है, हाँ भैया दे रखी है, 3.36 लीटर ऑफ CO2 दे रखा है। तो दोनों को इक्वेट कर दो ना यार, क्वेश्चन में दे रखा है यार टोटल वॉल्यूम CO2 की वॉल्यूम हो रही है 3.36, और मैंने अभी निकाल दिया कि यार टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 इतना है, तो दोनों क्या होंगी, ऑब्वियसली बराबर होंगी। ठीक है, आया है समझ में, अभी रिपीट कर देंगे पूरा, है ना, टेंशन नहीं लो। इंटू 22.4 इक्वल्स टू 3.36। क्या यहां से आप लोग सॉल्व करके x निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। अब आंसर आपका x है क्या, ये बताइए मुझे। आंसर x नहीं है, अभी एक और आपके कैलकुलेशन बची है। बोल रहा है परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन सैंपल बताओ। तो आपने तो x क्या निकाला है, मास ऑफ MgCO3, तो परसेंटेज ऑफ MgCO3 आपका आंसर क्या होगा, मास ऑफ MgCO3 विच इज व्हाट, x अपॉन सैंपल का मास 12.2 इंटू 100। तो ये है आपका आंसर। मैं रिपीट कर दूंगा पूरा यार, मैं रिपीट कर दूंगा, ये है आपका आंसर। मैं रिपीट करता हूं, देखो देखो, हमें यार क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था कि एक सैंपल है, एक मिक्सचर है MgCO3 और CaCO3 का, दोनों को हम हीट कर रहे हैं और 3.36 लीटर CO2 का इवॉल्व हो रहा है। सही है, इतना यार हमें आपको बता रखा था। अच्छा, अब देखो, इतना यार जब हमें बता रखा था तो हम लोगों ने क्या करा, MgCO3 का मास कितना मान लिया, x ग्राम मान लिया कि MgCO3 भैया आपका x ग्राम है। तो ऑब्वियसली CaCO3 कितना होगा, 14.2 माइनस एक्स,
मैंने दोनों के इंडिविजुअल मोल्स निकाल लिए, MgCO3 के निकाल लिए x अपॉन इट्स मोलर मास, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, CaCO3 का भी निकाल लिया 14.2 माइनस x अपॉन मोलर मास। अब मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 हीट किया मैंने तो CO2 इवॉल्व हुई, जितने मोल्स आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट के थे उतने ही मोल्स किसके आ गए, CO2 के। CaCO3 हीट करा, जितने मोल्स आपके CaCO3 के थे उतने ही मोल्स किसके आ गए, CO2 के। तो बच्चा CO2 के दो सोर्सेस हैं, MgCO3 और CaCO3, तो टोटल मोल्स क्या आएंगे, दोनों के यार ऐड कर दो, मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा सीधा वॉल्यूम आ जाती है। और ये वॉल्यूम यार मेरे को क्वेश्चन में दे रखी थी 3.36 लीटर। क्या यहां से मैं x सॉल्व करूंगा, x क्या है, x है आपका मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या मेरे पास मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया, बिल्कुल आ गया यार। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा, मास अपॉन जो भी सैंपल था 14.2 इंटू 100, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो ऐसे यार कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे ना, लेकिन तरीका सीखो कि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं। तो अब यार अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आता है जहां पे मिक्सचर दे रखा है या फिर सैंपल दे रखा है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, ऑल राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो यार, परसेंटेज प्योरिटी पूछ ले तो एक अलग तरीके से चलना है, परसेंटेज यील्ड पूछ ले तो एक अलग तरीके से चलना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछ ले तो एक अलग तरीके से चलना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि यार जब ये वीडियो आप लोग देख लो, इन सभी क्वेश्चंस को जितने भी यार मैं प्रैक्टिस सेशन में करा रहा हूँ, इनको एक बार वापस से आप लोगों को करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है यार, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे इस तरीके से ही चलना है ताकि मैं उसे बेहतर तरीके से जल्दी से और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलो और क्वेश्चंस देखते हैं यार हम लोग। चलिए और क्वेश्चन करते हैं यार, चलो करो क्वेश्चन। अब वीडियो पॉज करते हुए चलना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलिए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा भैया, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या है यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, कैसे, 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास एक ही ऑक्सीजन का एटम है तो 16 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से अगर मेरे से एटम्स पूछ रहा है तो कैसे निकालूंगा मैं, है ना, मोल्स इंटू Na, तो बेसिकली Na/16 हो जाएगा, सही है, क्या हो जाएगा, Na/16 हो जाएगा ना। अच्छा थोड़ा बड़ा करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखो मोल्स कैसे निकालोगे आप, ऑक्सीजन के मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, और एटम्स कैसे निकल जाएंगे यहां से, मतलब मोल्स इंटू Na इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, Na/16 हो जाएगा। अच्छा सेकंड देखो, मोल्स निकालो किसके, O2 के, तो मास कितना है 1 अपॉन मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है 32 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का एटम है। अब O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो पहले आपके क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। पहले केस में O क्या था, एटम था, तो मैंने डायरेक्ट एटम लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे लिखूंगा, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे Na/32। अच्छा अब यहां से हमें निकालने हैं एटम्स, तो देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम्स हैं, 2, तो Na/32 अगर मॉलिक्यूल्स है तो एटम कितने हो जाएंगे, Na/32 इंटू 2, बेसिकली Na/16 एटम्स, है ना। तो देखो एटम तो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। थर्ड में भी दिखा दूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालो O3 के, कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 48 आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो कांस्टेंट के साथ, तो Na/48 हो जाएगा। एटम्स निकालो, एक मॉलिक्यूल है अगर O3 का तो कितने एटम्स हैं, 3, तो Na/48 मॉलिक्यूल्स हैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, हाँ रुक जा, वापस ओपन कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, है ना, ये हो जाता है ना बीच में, रुक जाओ, हाँ देखो, तो आपके Na/48 आपके मॉलिक्यूल्स थे, तो Na/48 सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 के साथ, Na/48 इंटू 3 कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो अगेन Na/16 आ रहा है। तो ये भी आपके देखो तीनों में एटम्स क्या आ रहे हैं, सेम, मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, और पहले वाले में तो मॉलिक्यूल है ही नहीं आ रहा है ना, पहले वाला तो केवल और केवल एटम है। आपके एटम्स क्या आ रहे हैं, तीनों में सेम आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, करेक्ट है। तो
ऐसे करके आप लोग अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द एटम्स इन। अच्छा भैया, अब देखो कहीं पे भी यार आपको ग्राम एटम लिखा हुआ हो, कहीं पे भी आपको ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ हो, एक ही बात है, ये आपके मोल्स ही बताते हैं। ये बस एक अदर नेम है मोल्स के लिए। एटम अगर यूज कर रखे हैं उसने तो आप लोग ग्राम एटम्स यूज कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स हैं तो आप लोग ग्राम मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हो मोल्स की जगह। बोल रहा है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम। इस ग्राम एटम को किससे रिप्लेस कर दो? मोल से। तो आपके देखो सॉल्यूशन में अगर हम चलें तो आपको देखो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है, एक सेकंड रुकिए, आपको बोल रहा है 0.5 ग्राम एटम है नाइट्रोजन के, तो ग्राम एटम को रिप्लेस कर दो किससे? मोल से। तो 0.5 मोल हैं किसके? नाइट्रोजन के। तो इसमें एटम्स कितने हो जाएंगे? सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.5 नाइट्रोजन है, N है सिर्फ, है ना, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने एटम्स हैं। अब क्या करो, अब पूछ रहा है कि 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो निकाल लेते हैं यार। पहले ऑप्शन में देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कार्बन के, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक आ गया, एक एटम, एक मोल आ गया, एक मोल आ गया, तो एटम कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, तो बेसिकली कितने? Na एटम्स हो गए। ठीक है, दूसरा देखो 32 ग्राम किसका है? सल्फर का, तो नंबर ऑफ मोल सल्फर के कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक हो गया। तो आपके एटम्स कितने आ गए? एटम्स कितने आ गए? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर विच इज व्हाट? Na। करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो सीधा ऑक्सीजन के, गिवन मास देखो कितना दे रखा है? 8 ग्राम दे रखा है, अपॉन 16, है ना, ऑक्सीजन की बात हो रही है, केवल O बोल रहा है, ये केवल O बोल रहा है। तो ये कितना हो गया आपके पास? हाफ हो गया, हाफ मोल्स हो गए। तो आपके पास एटम कितने आ गए? मोल्स इनटू एवोगैड्रो, तो ये कितना आ गया? Na/2, मतलब 0.5 Na। तो आपका आंसर तो आ चुका है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ चुका है। फिर भी आपको फोर्थ सॉल्व करके दिखा देता हूं। 24 ग्राम मैग्नीशियम बोल रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास कितने हो गए? 1 हो गए। तो आपके एटम्स कितने हो गए? सीधी सीधी मोल्स को मल्टीप्लाई करो Na के साथ। तो देख लो, सब में अगर आप एटम्स देखो तो आपका थर्ड में 0.5 Na है और आपके इक्वेशन में भी 0.5 Na था, तो आपका आंसर है बिल्कुल थर्ड ऑप्शन, करेक्ट। आगे देखें और चलो ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है भैया, एक एक करके निकालते जाओ, एक एक करके निकालते जाओ। सिंपली देखो पहला वाला, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसके? हाइड्रोजन के। तो देखो 4 ग्राम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोल्स कितने आ रहे हैं? 2। मॉलिक्यूल्स निकालो, देखो H2 क्या है? मॉलिक्यूल्स, इसलिए मैं मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स निकालता हूं। अगर मॉलिक्यूल है तो पहले मॉलिक्यूल निकलेगा। प्रीवियस केसेस में देखो एटम्स थे तो मैं डायरेक्ट मोल्स के बाद एटम निकालता था। तो आपको जो दे रखा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो मोल्स के बाद क्या निकलेंगे? मॉलिक्यूल्स। कैसे निकलते हैं? मोल्स इनटू Na, 2Na। ठीक है, अब एटम्स देख लो। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ H2, एटम कितने हैं? 2, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 इनटू 2Na, बेसिकली 4Na, करेक्ट। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो एटॉमिसिटी के साथ। एटॉमिसिटी हाइड्रोजन H2 की कितनी है? 2 है, तो 2 इनटू 2Na कर दिया, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो O2 के, तो कितना आएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना आ गए? हाफ आ गया। मॉलिक्यूल्स निकालो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इनटू Na, करेक्ट। एटम्स निकाल दो, तो इसको मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इनटू Na, एटॉमिसिटी कितनी है? 2, तो आपके एटम्स कितने आ गए? Na आ गए, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ मोल्स N2 के गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितने आ गए? 1 आ गया। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास सिंपली Na, और एटम्स कितने आ गए? इस मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी के साथ। एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है, N2 है ना, 2 एटम्स हैं, तो 2Na, करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन देखो, 18 ग्राम H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए H2O के? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? Na, और एटम्स कितने आ गए? एटॉमिसिटी कितनी है देखो H2O की? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी है? 3, तो 3 इनटू Na,
3 इंटू एन ए। ठीक है, तो आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं, पहले ऑप्शन में 4 एन ए। सही है, ये मैक्सिमम है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट। चलो अब ये करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यार हमने कर चुके हैं, आपको आने चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन। करो, क्या बोल रहा है, 1.7 ग्राम अमोनिया ले लिया है उसने, ठीक है, बोल रहा है कि जरा बताओ बताओ कैसे होगा, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के गिवन मास अपॉन मोलर मास, करेक्ट। तो कितना आ गया, 0.1 आ गया। 0.1 अगर मोल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0.1 इंटू एन ए, एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भैया, मॉलिक्यूल्स आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 0.1 एन ए आ गया। ठीक है, अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूं किसका, NH3 का, तो जरा इसमें बताना कितने न्यूट्रॉन्स है। अब सोचने वाली बात आ गई है यहां पे, सोचो, N है, H है और ऐसे 3 एटम्स है। नाइट्रोजन में अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन में होते हैं आपके 7 न्यूट्रॉन्स। कितने, 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन बेचारे के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 1। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन की वजह से कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं आ रहे। 3 हाइड्रोजन है लेकिन न्यूट्रॉन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है न्यूट्रॉन्स में, नाइट्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल NH3 का लेता हूं तो उसमें 7 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 0.1 Na मॉलिक्यूल हैं किसके, NH3 के। तो उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 इंटू 0.1 Na न्यूट्रॉन्स। तो आंसर क्या हो गया आपका, 0.7 Na न्यूट्रॉन्स। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, देखो Na/10, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 7, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, देखो करेक्ट। तो ये यार आपको यहाँ पे सीख मिली कि यार जो आपका हाइड्रोजन होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। न्यूट्रॉन के लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के भी हम लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, और देखें यार, आगे देखते हैं। वीडियो पॉज करते हुए चलो यार, है ना, खुद अटेम्प्ट करते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करते हुए चलिए। अब बताओ से, 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, द गैस में बी। अच्छा भैया, सोचो कैसे करोगे सर, सोचो बताओ। बोल रहा है, अब यार ये ऑप्शन से होएगा क्वेश्चन, है ना, एक एक करके ऑप्शन हमको चेक करने पड़ेंगे पहले, लेकिन एक रफ आइडिया में देखना पड़ेगा कैसे। आपको बोल रहा है कि 2.24 लीटर किसी भी गैस का 4.4 ग्राम है उसका मास। ठीक है भैया, हमें पता है कि अगर मैं 1 मोल ले लूं STP पे किसी भी गैस का, तो वो कितना ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। तो अगर 2.24 लीटर का मास है 4.4 ग्राम, तो 1 मोल विच इज 22.4 लीटर का कितना मास होएगा, 4.4 अपॉन 2.24 इंटू 22.4। यही तो होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड काटा पीटी करो, 10 से गया, कितना आ रहा है, 44 ग्राम। क्या ये ही इसका मोलर मास है, क्यों, क्योंकि 22.4 का मतलब क्या है, 1 मोल, और 1 मोल का मैंने मास निकाल दिया, कितना, 44 ग्राम आया। और 1 मोल के मास को ही मैं क्या बोलता हूं, मोलर मास बोलता हूं। अब कुछ नहीं यार, बस देख लो कि यार कौन से ऑप्शन में आपका मोलर मास 44 ग्राम बैठ रहा है ना, वो आपका आंसर रहेगा। जैसे देखो N2, तो ये हो गया 28 प्लस 16, ऑप्शन का 16, ये कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, ये आ रहा है बिल्कुल। CO का देखो 12 प्लस 16, ये कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ये देखो 12 प्लस 32, ये भी कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो आपका फर्स्ट का भी 44 आ रहा है और थर्ड का भी 44 आ रहा है। तो आंसर इज योर फोर्थ ऑप्शन विच इज बोथ 1 and 3, 1 and 3 करेक्ट है। तो ऐसे टाइप के भी यार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करेक्ट। और क्वेश्चन देखो, अब ये करो, हाँ अब ये करो क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन है ये।
बोल रहा है इफ 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, अच्छा, देन अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, बताइए। आपका बोल रहा है कि 98 मिलीग्राम है H2SO4 का, यहां से आपने बाहर निकाल दिया, मतलब रिमूव कर दिए आपने 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स आपने रिमूव कर दी। बोल रहा है कितने मोल्स बच रहे हैं, कैसे करोगे? हमें यार देखो, आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो क्या पार्टिकल्स दे रखे हैं हमें? बिल्कुल। क्या यहां से मोल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमें मिलीग्राम दे रखा है, क्या यहां से भी हम मोल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सबको यार मोल्स में ही कन्वर्ट कर लो, मतलब 98 मिलीग्राम H2SO4 का है, तो इसका मतलब इसके मोल्स कितने हो गए? H2SO4 मोल्स कितने हो गए? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 98 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन उसका मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 98 होता है H2SO4 का, तो मोल्स कितना आ गए? 10 टू द पावर -3 आ गए। और दे रखा है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स, तो यहां से भी आप क्या करो, मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के कितने, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, करेक्ट। काटापीटी करो, ये 2 से जा रहा है, ये आपका 10 टू द पावर 3 से जा रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, करेक्ट है, करेक्ट है। अब कुछ नहीं यार, अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो, if 3.01 into 10 to the power 20 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4, इनिशियली आपके पास 98 मिलीग्राम H2SO4 के थे, मतलब 10 to the power -3 मोल्स थे, उसमें से आपने 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स हटा दिए, मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स हटा दिए, तो कितने बचेंगे? कुछ नहीं यार, माइनस कर दो इन दोनों को, तो माइनस करोगे तो देखो 10 टू द पावर -3 तो कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 0.5, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स बच गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आपका? सेकंड ऑप्शन। तो ऐसे टाइप के यार क्वेश्चंस भी आए जा सकते हैं। कुछ नहीं यार, मॉलिक्यूल्स दे रखा था, मास दे रखा था, मोल्स पूछ रखे थे, हमने यार सबको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया यार, हमने सबको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। हमें ये पता है कि यार मोल इंटर रिलेट करते हैं मास, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब ये करो, a gas is found to have a formula COX, its vapor density is 70, the value of x must be। अब ये भी यार कैसे होगा, करो अटेम्प्ट। देखो, वेपर डेंसिटी दे रखी है यार, हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी? 70। हमें पता है वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो सीधा सीधा आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 2 इंटू वेपर डेंसिटी विच इज 2 इंटू 70 विच इज वॉट 140। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 140। अब क्या है आपका CO और ये X है, तो आपका अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 16, और इतने टाइम्स X, है ना, ऐसे कैसे X मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये कितना आ रहा है? 28X आ रहा है, करेक्ट। तो आपका 28X यहां से आ रहा है, और मोलर मास होना कितना चाहिए? 140 आना चाहिए, तो देयरफॉर 140 शुड बी इक्वल टू 28X। X कितना आ गया? 140 डिवाइडेड बाय 28, काटा पीटी करो तो 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। आंसर थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? वीडियो पॉज करते हुए चलो यार, सारे क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो, करिए। अ कंपाउंड ऑफ X एंड Y हैज इक्वल मास ऑफ देम इफ देयर एटॉमिक वेट्स आर इतना एंड इतना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड है। मतलब एक कंपाउंड है, उसके अंदर X का और Y का जो मास है वो क्या है? सेम है। वो क्या है? सेम है। और एटॉमिक वेट्स आपको दे रखे हैं 30 और 40। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, बहुत आसान है, हल्की सी बेसिक से अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शंस को ऐसे घूरोगे ना, समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस को घूरो, आ जाएगा, खुद आ जाएगा। घूरो घूरो घूरो, सोचो सोचो सोचो। आपको एटॉमिक वेट दे रखा है X का कितना? 30 दे रखा है, Y का कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। अब बोल रहा है यार इन दोनों का इक्वल मास प्रेजेंट है कंपाउंड में। क्या है?
इक्वल मास प्रेजेंट है कंपाउंड में। तो देखो यार, अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो, जैसे मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है एक्स के मैं ले लूं दो एटम, जैसे देखो इक्वल मास मुझे लेना है, तो देखो सिंपली इसे कैसे कर सकते हो, चलो ये कंपाउंड मान लो एक्स एक्स वाई वाई, ये कंपाउंड मान ले, बिल्कुल मान लेते हैं। अब हमें पता है कि इक्वल मास एक्स का है और इक्वल मास वाई का, दोनों को मासेस क्या है, इक्वल है। यहां से मैं एक्स का मास कितना बोल सकता हूं, मास ऑफ एक्स कितना बोल सकता हूं, कितने एटम्स हैं, स्मॉल एक्स, और एक का मास कितना 30, तो इसको क्या बोल सकता हूं 30 इंटू एक्स बोल सकता हूं, बिल्कुल। मास ऑफ वाई कितना बोल सकता हूं, कितने एटम्स है स्मॉल वाई, और एक का मास कितना है 20, तो कितना बोल सकता हूं 20 वाई बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं देयरफॉर क्या बोल सकता हूं 30x और 20y बराबर होंगे, क्योंकि मास x का और y का क्या है, बराबर है। तो सिंपली यहां से x बाय y का रेशियो कितना आ रहा है 2/3, मतलब x के कितने एटम्स है 2, y के कितने एटम्स हैं 3। आंसर क्या मिल गया आपको, थर्ड ऑप्शन। तो कई बार अगर आप सिंपली ऑप्शंस देखो, एक हल्की फुल्की ऐसे अप्रोच, ढीली ढाली सी अप्रोच लो ना, तो भी यार आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। कुछ नहीं यार, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, इक्वल मास बोल रखा था, मैंने यार ऐसा कुछ मान लिया, ये कंपाउंड होएगा, ये कंपाउंड होएगा, तो मास ऑफ एक्स निकाल लिया, मास ऑफ वाई निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन करो। अब ये बोल रहा है, अभी आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का भैया फॉर्मूला बताइए, C6H12O6, ठीक है, 6:12:6 मतलब 1:2:1 मतलब CH2O। ये क्या हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दो यार, निकाल दो। देखो पहले ऑप्शन में क्या है CH3CHO, तो कार्बन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। तो ये देखो 2:4:1, तो ये तो ऑलरेडी यार सिंपलेस्ट में आ रहा है ना, तो ये तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, तो पहला तो आपका आंसर नहीं है। सेकंड देखो, कार्बन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। रेशियो निकालो 2:4:2, मतलब 1:2:1, तो ये हो गया आपका CH2O, करेक्ट। तो ये आ गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आंसर तो मिल चुका है सेकंड ऑप्शन हमें। देखो ना, ग्लूकोज और CH3COH एसिडिक एसिड बोलते हैं उसे, है ना, इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। थर्ड देखो CH3OH, तो देखो ये क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है, जो कि ग्लूकोज के एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर नहीं है। और C2H6, ये क्या हो जाएगा CH3, करेक्ट। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, आंसर क्या हो गया आपके पास सेकेंड ऑप्शन, आंसर क्या हो गया सेकेंड ऑप्शन हो गया, करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें बच्चा गलती क्या कर जाता है, सीक्वेंस भूल जाता है। मैंने देखो पहले कार्बन रखा है, फिर हाइड्रोजन रखा है, और फिर ऑक्सीजन रखा है, तो इसी रेशियो में आपको भी फाइंड करना था। अगर यार ये रेशियो आप लोग गड़बड़ कर दोगे, तो यार आप लोग क्वेश्चन गलत कर दोगे, है ना। ये रेशियो अगर सही रखोगे, मतलब ये सीक्वेंस सही रखोगे, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, द मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन इज। आपको क्या सिखाया है, मिनिमम मॉलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का अगर होगा, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेंशन्ड एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेंशन्ड एलिमेंट शुड बी व्हाट 1। 3.4% हमें दे रखी है। सल्फर के कितने एटम होंगे, एक ही एटम होएगा, तो मास कितना हो जाएगा 1 × 32 अपॉन मिनिमम मॉलिकुलर मास इनटू 100। कुछ नहीं, अब बस मिनिमम मॉलिकुलर मास यहां से कैलकुलेट कर लेना यार, कितना 32 × 100 अपॉन 3.4। चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, तो चाहो तो यार इसे डिवाइड कर लो। इसे कैसे करोगे, 32000 है ना, 34 से डिवाइड करो यार, पहले 9 से जाएगा, तो 34 × 9 करो, है ना। यहाँ पे क्या आएगा 6, 3 से कैरी गया आपका ये 27 और 30, है ना। तो ये कितना आ रहा है 306 आ रहा है, तो देखो 4 और ये हो जाएगा आपका 31 और 1, है ना, 140 आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अब ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे देखो 34 × 4 करो, है ना, 4 ही होगा ऑप्शन के हिसाब से, मुझे 4 ही लग रहा है। 4 यहाँ पे 16, 1 कैरी, ये क्या हो जाएगा आपका 136, बिल्कुल सही है 4, ये आ गया 136, तो ये कितना आ गया आपका 40 आ गया। अब किससे जाएगा 1 से जाएगा, 34, तो ये कितना आ गया 6, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, ठीक है, तो 941 पॉइंट सही है।
176 ये लग रहा है आपको, बिल्कुल सही है, ये आएगा आपका आंसर, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, समझने वाली बात क्या, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेंशन्ड एलिमेंट, मतलब हमें सल्फर के बारे में दे रखा था, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये जो मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। तो मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 1 × 32, डिनोमिनेटर में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लिख दो, इनटू 100 कर दीजिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, इट कंटेन्स 28.9% ऑफ नाइट्रोजन, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ इट। देखो अब आपको देखो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे लिखूंगा, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, इनटू 100, ऐसे तो करूंगा बिल्कुल। तो द नंबर ऑफ एटम्स, मान लीजिए मैं x मान लेता हूं, नंबर ऑफ एटम्स को क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं, तो उसका मास कितना हो जाएगा, x इनटू आपका जो एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का, विच इज व्हाट 14। तो देखो द नंबर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 28.9 इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन, x एटम्स मान लिए मैंने, तो मास कितना हो गया 14x, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 198 दे रखा है, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। तो यहां से आप लोग x को निकाल सकते हो, और x ही क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर x है तो उसका मास कितना होगा, 14x है, नाइट्रोजन है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, अच्छा 194 है, ये 194 है, इनटू 100 कर लिया परसेंटेज के लिए। क्लियर है, चलो भैया और देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। इन अ गिवन रिएक्शन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद, ऑक्सीजन के कितने ग्राम से वो रिएक्ट करेगा, ये बताना, ये पूछना चाह रहा है वो। चलो करो, सोचो, इक्वेशन क्या दे रखी है, देखो क्या दे रखा है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2, ये बना रहे हैं आपका Al2O3, करेक्ट है। 2 मोल एल्यूमिनियम के रिएक्ट करते हैं 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, करेक्ट। तो 2 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब 27 ग्राम, 2 मोल का मतलब 54 ग्राम एल्यूमिनियम के रिएक्ट करते हैं 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। देखो 1 मोल का मतलब होता है 32, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 32 काटा पीटी करो, 48 ग्राम, है ना, 48 ग्राम किसके, ऑक्सीजन के साथ। तो बस अब यूनिटरी मेथड लगा दो यार, यूनिटरी मेथड लगा दो कि यार अगर 54 ग्राम एल्यूमिनियम का रिएक्ट करता है 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम का कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 48 अपॉन 54 इंटू 9 ग्राम ऑफ O2। काटापीटी कर लो यार, ये कितने से जाएगा, 6 से जाएगा, और 6 8 जा आपका 48, तो ये कितना आ गया, 8 ग्राम किसका आ गया, O2 का आ गया, 8 ग्राम किसका आ गया, O2 का आ गया। आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन, आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। तो ऐसे टाइप के यार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो करो, अब ये करो, if 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum number of moles of ethanol that can be formed is। अच्छा भैया करो, इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है एकदम लंबी चौड़ी इक्वेशन। क्या दे रखा है, 3BaCl2 प्लस 2Na3PO4 is giving you Ba3PO4 whole twice प्लस 6 NaCl। ठीक है भैया, क्या क्या दे रखा है आपको, देखो इसका दे रखा है 0.5 मोल और इसका दे रखा है 0.2 मोल। क्या ये केस आपको लिमिटिंग रिएजेंट का दिख रहा है, बिल्कुल। कैसे, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन टू अस, देन वी हैव टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में मैं वो ट्रिक यूज करने वाला हूँ ना, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे हम लोग भैया। पहले तो यार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लो, कैसे, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो इक्वेशन बैलेंस है यार, इक्वेशन उसने बैलेंस करके दी है, ये बहुत अच्छी बात है ना। मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज, तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा आपका, ये तो हो रहा है आपका 0.1, ठीक है। ये आपका बड़ा आएगा, है ना, 0.1 से बड़ा आएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, चलो 0.5/3 रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपका छोटा कौन सा आ रहा है, 0.1 आ रहा है। ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट।
अब देखो आपको पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BA3PO4 होल ट्वाइस फॉर्म्ड, कितने मोल्स आपके बनेंगे, इसके कितने मोल्स बनेंगे। अब आपको क्या सिखाया है ट्रिक में यार, मैंने आपको क्या सिखाया था, जो भी ये छोटी वैल्यू आती है इसको मैं क्या मान लेता हूं, पर स्टोइशियोमेट्री मान लेता हूं, पर स्टोइशियोमेट्री मान लेता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स बेरियम फॉस्फेट के जो बनेंगे दैट इज इक्वल टू बेरियम फॉस्फेट की, आप स्टोशियोमेट्री देखो कितनी है, 1 है, स्टोशियोमेट्री कितनी है 1 है, इनटू पर स्टोशियोमेट्री कितनी 0.1, तो आंसर क्या आ गया 0.1। देख रहे हो कितना आसानी से यार हमने ये क्वेश्चन कर लिया उस ट्रिक की हेल्प से। हमें बस लिमिटिंग रिएजेंट निकालना था, लिमिटिंग रिएजेंट हमें निकालना था, उसके बाद तो भैया उड़ा डाला हमने। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे, जो वो रेशियो आता है, जो स्मॉलेस्ट आता है मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके, उसको मैं क्या बोल देता हूं, पर स्टोशियोमेट्री। अब बस आप कुछ भी पूछा है वो निकाल दो यार। आपको पूछा था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट जो कि फॉर्म हो सकते हैं, तो देखो बेरियम फॉस्फेट की स्टोशियोमेट्री कितनी है, 1 है ना यार, और पर स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 जो स्टोशियोमेट्री थी उसको पर स्टोशियोमेट्री जो 0.1 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.1 मोल्स आ गए, आंसर आ गया सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसे यार आपको वो ट्रिक को अप्लाई करना है और अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। हमको यार देखो ऐसे ट्रिक्स बहुत हेल्प करेंगे। सपोज करो यार आपका नीट एग्जाम में यार कोई इक्वेशन आ जाता है, इसी का ही आ जाता है, मान लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट का ही, तो हम लोगों को और बच्चों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज होना चाहिए, है ना। ये मैं मतलब अगर जिसने डिसेंट से तैयारी करी होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, है ना। लेकिन यार वो सपोज करो 2 मिनट लगा रहा है और हम यार यहाँ पे 20 सेकंड लगा रहे हैं या 30 सेकंड लगा रहे हैं, आधे मिनट में यार क्वेश्चन कर दे रहे हैं, तो वो जो 1.5 मिनट का जो हमें फायदा मिल रहा है वो हम लोग यार किसी और क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यार ये ट्रिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीखते हुए चलिए सारी चीजें बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये देखो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज, ये भी यार आपका लिमिटिंग रिएजेंट का इक्वेशन है, करिए करो करो करो, पहले इक्वेशन लिखो, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, कैसे 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2, इसका कितना दे रखा है 4 ग्राम, इसका कितना दे रखा है 4 ग्राम, क्या करो मोल्स में कन्वर्ट करो पहले, 4/2 कितने 2 मोल्स हो गए, 4/32 कितने 1/8 मोल्स हो गए। अब ये लाइन खींचा करो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, तो मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/2 कितना आ गया 1, मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो कितना है 1, तो ये 1, तो ये कितना आ गया 1/8 आ गया, छोटा कौन सा है 1/8, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और यही क्या आ गई आपकी पर स्टोशियोमेट्री वैल्यू, पर स्टोशियोमेट्री वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, वाटर के बारे में, वेट के बारे में, वाटर के वेट के बारे में पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले H2O के निकाल लो, कैसे कैसे निकालोगे, अभी अभी हमने सीखा कि आप लोग स्टोशियोमेट्री देखिए पानी की कितनी है 2 इनटू पर स्टोशियोमेट्री, कितनी वैल्यू निकली पर स्टोशियोमेट्री की 1/8, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/4 आ गए। और वेट पूछा है आपसे, मोल्स नहीं पूछे वेट, तो वेट कैसे निकलेगा मोल्स इनटू इट्स मोलर मास, ये सीधा सीधा कितना आ रहा है देखो 9/2 विच इज 4.5 ग्राम, ये कितना आ गया थर्ड ऑप्शन, कितना आ गया थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे करना है आप लोगों को, ये ट्रिक जरूर सीखनी है, चाहो तो यार एक बार वापस से इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद उस ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अभी करो फॉर द रिएक्शन इतना 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B विल प्रोड्यूस, C के बारे में बता रखा है, C के बारे में पूछ रखा है, सॉरी क्या दे रखा है, ये इसके 5 मोल दे रखे हैं, इसके 8 मोल दे रखे हैं। अगेन ये किसका केस है, लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन टू अस। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये बैलेंस मानते हुए चलो, ये ABC रैंडम उसने कुछ भी दे रखे हैं, ये बैलेंस्ड है इक्वेशन, है ना, बैलेंस मानते हुए चलो, तो 5/1 ये आ गया 5, यहाँ पे 8/2, तो यहाँ पे क्या आ गया ये 4, तो ये क्या है छोटा, ये छोटा है, तो ये कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ये कौन है एक्सेस रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही ये कौन सी वैल्यू मिल गई आपको पर स्टोशियोमेट्री वैल्यू, तो जो 4 वैल्यू आ रही है ये क्या है आपकी पर स्टोशियोमेट्री वैल्यू है। अब आपको C के बारे में पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड, C की स्टोशियोमेट्री कितनी है
1 है, इनटू पर स्टोइचियोमेट्री कितने हैं 4, तो 4 मोल्स बन रहे हैं आपके सी के। देखो आंसर क्या मिल रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आंसर हो रहा है करेक्ट। चलो अब ये करो, molecular weight of tribasic acid is W, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट वुड बी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट वेट येलो से लिखते हैं यार, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है आपका, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास उसने W दे रखा है, ट्राई बेसिक है, ट्राई बेसिक का मतलब भी वो क्या बोलना चाह रहा है, एन फैक्टर कितना है 3 है ना, तो 3 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया यार, सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन, मक्खन क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, बताइए, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना है, 8 ग्राम है ना। तो ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का ही तो वेट है ये। इक्विवेलेंट वेट जो 8 ग्राम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का ही वेट आ रहा है, ठीक है। O2 के बारे में दे रखा है, तो ऐसे सीधा सीधा निकाल लो। अब 8 ग्राम कहां पे आएगा, तो पहले ऑप्शन में देखो 0.25 मोल ऑफ O2 है, तो वेट ऑफ O2 कैसे निकालोगे, मोल्स, 0.25 मतलब 1/4 इंटू 32, 8 ग्राम आ गया, तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया सीधा सीधा। हमें इक्विवेलेंट वेट पता है ना यार, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 ग्राम होता है, और वही तो होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट। इक्विवेलेंट वेट ही होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट। जैसे मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास, ऐसे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, 1 इक्विवेलेंट का मास, ठीक है। तो 8 ग्राम सीधा सीधा आपको देखना था कि कौन से ऑप्शन में बैठ रहा था, देख लिया यार हमने 8 ग्राम किस में बैठ रहा था, पहले ऑप्शन में। देखो ना थर्ड ऑप्शन में 1 मोल ऑफ O2 है, तो यहाँ पे 32 ग्राम आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ O2 है, तो यहाँ पे 16 ग्राम आएगा। फोर्थ ऑप्शन में 8 इंटू 32 ग्राम आएगा, तो आपको तो 8 ग्राम निकालना था, तो ये यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू 32, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और देखो अब ये करो, 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड वॉज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल एनएच, द बेसिसिटी ऑफ एसिड इज, आप क्या बोल रहे हो, एसिड और बेस को आप रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है। बेस कौन है आपका, NaOH है, ठीक है यार। क्या आपको यहां पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस दिख रहा है, कैसे दिखना चाहिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जब यार हमको कुछ भी एसिड के बारे में नहीं दे रखा है, हम यार रिएक्शन तक नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको दिमाग में आना चाहिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से मैं इतना बोल सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट किसके, एसिड के बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, करेक्ट। ग्राम इक्विवेलेंट अब हमें निकालने हैं, कैसे निकालोगे आप, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देखो गिवन मास कितना है 0.45 अपॉन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास निकलता है, इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट वेट निकलता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना है 90, एन फैक्टर हमें नहीं पता, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकले, गिवन मास 0.45 अपॉन मोलर मास, तो इधर 90 और एन फैक्टर ऊपर चले जाएगा, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट और निकालने का तरीका क्या होता है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मेलिटी है 0.5, नॉर्मेलिटी को लीटर में लीजिएगा, सॉरी वॉल्यूम को लीटर में लीजिएगा, वॉल्यूम को लीटर में लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करो, कैलकुलेट कर लो, ये देखो ये 100 आ गया और ये हो गया आपका 10,000 नीचे, करेक्ट। तो इसको काटा पीटी करो, ये देखो ये 3 0 से ये 3 काट दिया अपने, यहाँ से ये काट दिया, देखो अब क्या बैठ रहा है, यहाँ से ये 5 से काट दिया और ये भी काट दिया, तो एन फैक्टर देखो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और एन फैक्टर ही क्या है, ये एन फैक्टर किसका है, एसिड का है। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी होती है, करेक्ट। तो बेसिसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई, आंसर क्या आ गया आपका सेकेंड ऑप्शन, आंसर क्या आ गया सेकेंड ऑप्शन, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए और करो, ये करो,
0.12 ग्राम 1 to 6 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर इतना ml ऑफ NaOH ऑन कंप्लीट न्यूट्रल इक्विवेलेंट वेट। अब ये भी आसान है, अगेन देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस दिख रहा होगा, क्योंकि देखो एसिड है और आपका NaOH है, हमें पता ही नहीं है कि यार एसिड क्या है, तो हम रिएक्शन लिख ही नहीं सकते, पूरी रिएक्शन लिख ही नहीं सकते। तो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में जाइए, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए किसके, एसिड के, और इस बेस के, बेस क्या है आपका NaOH। ठीक है, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट किसके निकालने हैं आपको, एसिड के निकालने हैं, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना, वॉल्यूम लीटर में लीजिएगा, तो यहां से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 63 आएगा, कितना आएगा 63 आएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है बार बार करने की जरूरत है, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से आपका रिविजन होते रहे। चलो अब ये करो, हाँ जी करिए 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 करिए, ये करो। A1 gram of an element gives A2 gram of its oxide. The equivalent mass of the element would be, चलो भाई सोचो, आपका इतना पता है, ध्यान से सोचो कि यार एक एलिमेंट आया और ऑक्सीजन आया, ये कंबाइन करके क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, एलिमेंट का कितना है, A1 ग्राम है, ऑक्साइड का कितना है, A2 ग्राम। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल रहेगा यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहेगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे वेट ऑफ ऑक्सीजन, आपको मैं पूछूं वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली मान लो इसका x ग्राम कर रहा है, तो हमें इतना तो पता है ना कि A1 प्लस x शुड बी व्हाट, A2। x कितना आ रहा है, A2 माइनस A1, सीधा सीधा A2 माइनस A1 ग्राम आ रहा है आपका क्या, वेट ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है। अब मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। कैसे लगा सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट, देखो एलिमेंट और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, ऑब्वियसली बराबर होंगे। सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप चाहो तो ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हो, ये एक ही बात है ना। मैं एलिमेंट और ऑक्सीजन के बराबर कर रहा हूं, आप चाहो तो इधर ऑक्साइड के भी बराबर करके आंसर निकाल सकते हो, सेम आंसर तक पहुंचोगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट आपको एलिमेंट के निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है, A1 ग्राम दे रखा है, अपॉन इक्विवेलेंट मास किसका, एलिमेंट का, इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना, A2 माइनस A1 गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। ये तो हमें याद ही रखना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का कितना आ गया, कितना आ गया, 8A1 अपॉन A2 माइनस A1। सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा है आपका, थर्ड ऑप्शन देख पा रहे होगे, थर्ड ऑप्शन देख पा रहे हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक अलग तरीके का बनाइए। ठीक है, इसमें हमने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया, फिर तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसको ध्यान रखना है यार, ये खिलाड़ी लॉ है ना। अच्छे टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। ऑलराइट, चलो अब ये करो। व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन इज 20% ऑफ द ऑक्साइड बाय मास, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इज, सोचो भैया, छोड़ेंगे नहीं इस लॉ को, है ना। सारे अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। क्या है, एलिमेंट आया, ठीक है भैया, ऑक्सीजन आया, ठीक है भैया, क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, एलिमेंट का ऑक्साइड बन गया होगा, है ना। चाहो तो यहां पे लिख दो, एलिमेंट का क्या बन गया होगा, ऑक्साइड बन गया होगा। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में हमें। बोल रहा है 20% ऑफ द ऑक्साइड बाय मास, है ना, मतलब ऑक्सीजन इज 20% ऑफ द ऑक्साइड बाय मास। अगर मैं जो आपका एलिमेंट का ऑक्साइड बना है, सपोज करो मैं इसका 100 ग्राम ले लेता हूं, सपोज करो मैं इसका 100 ग्राम ले लेता हूं। बोल रहा है ऑक्सीजन इज 20% ऑफ द ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा क्या, 20%। और उसके हिसाब से एलिमेंट कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मैंने मान लिया 100, 20% मुझे दे रखा था ऑक्सीजन का, तो 20 ग्राम किसका हो गया, ऑक्सीजन का, तो ऑटोमेटिकली 80 ग्राम किसका होगा, एलिमेंट का होगा। अब क्या लिख दूं, अब लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट,
अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? गिवन मास 80 अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही तो पूछा है, ई मान लेते हैं, इक्वल्स टू गिवन मास 20 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना? 8। सही है, आया मजा? तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 4 इंटू 8 विच इज 32। आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो कई बार आपको ये अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि 100 ग्राम मानना पड़ेगा। परसेंटेज के हिसाब से 20 ग्राम आ गया, 20 आ गया तो यहां से मैंने 80 निकाल दिया, उसके बाद तो खेला सेम है भैया, है ना। लेकिन ये चीज बहुत कम बच्चे अज्यूम कर पाएंगे, तो ये चीज आपको अज्यूम करनी है, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे तब आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। चलो अब ये क्वेश्चन करो। 45 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 19 न्यूट्रलाइज्ड बाय इतना इतना कॉस्टिक पोटैश। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज, अगेन एसिड आया भैया, बेस आया भैया, क्या करो? दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के किसने लिखोगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को क्या लिखो? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी अभी, है ना। इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या कर दो? लीटर में कन्वर्ट, ऐसे निकाल दो। देखो ये 2 से जाएगा और ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है ना, 1000 ऊपर बन रहा है 1000 नीचे, तो एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया, और एन फैक्टर इसका क्या है? बेसिसिटी है। एन फैक्टर क्या हो जाएगा? बेसिसिटी हो जाएगा। आंसर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो ये करो। द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल हैज 32% ऑक्सीजन, द इक्विवेलेंट वेट वुड बी, बताइए। सोचो भैया सोचो। हाँ जी, कैसे? ऑब्वियसली सेम सा ही है यार, है ना। अब क्वेश्चन वो ये रिपीट कर रहे हैं। देखो मेटल है और ऑक्सीजन आया, और आपका क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया। अब देखो इसमें मैंने अभी अभी आप लोगों को अप्रोच बताई, 32% यार ऑक्सीजन दे रखा है, तो क्या मैं इसका 100 ग्राम मान लूं मेटल ऑक्साइड का? इसका 100 ग्राम मानते से मुझे ये पता मिल जाता है कि यार ये 32 ग्राम है, क्योंकि 32% दे रखा है। एंड ऑब्वियसली मेटल कितना होगा? 68 ग्राम होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। अब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट मेटल के और ऑक्सीजन के बराबर कर दो। तो ग्राम इक्विवेलेंट मेटल के कैसे निकालोगे? 68 अपॉन अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का, इक्वल्स टू इसको कैसे निकालोगे? 32 अपॉन मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना? 8। काटा पीटी करो, काटा पीटी करो, ये 4 से जा रहा है और ये जाएगा आपका कितने से? 17 से, है ना, 17 से। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 17। ऐसे ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन है। अब देखो अब रिपीट कर रहे हैं ना, एक बार यार मैंने बता दिया, तो अब यार ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। इतना सा ही खेल है। देखो आप लोग एक टाइप का क्वेश्चन देखो, पहले टाइप अगर आपने नया टाइप का क्वेश्चन देखा, सपोज करो यार आपसे वो नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उधर ही यार हम लोग अगर वैसा सही क्वेश्चन वापस कभी आता है, हमने समझ लिया एक बार वो क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस में आया था, देखो ना यार यही तो था, कहाँ था ये वाला। अब अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो सेम सा क्वेश्चन ये है, ये हो जाना चाहिए। बस इतनी सी लड़ाई है, सीखते चलो चीजों को, फिर देखना चीजें अपने आप आपसे होने लगेगी। ठीक है, चलो ये करो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर करो, करो 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 करो, सोचो कैसे होएगा ये। हाँ जी, पानी की बात कर रहा है यार ये, है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है क्या? हमें पता है बिल्कुल, कितनी होती है? कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। अब अच्छा यहाँ पे देखो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये इतना हमें आइडिया होना चाहिए कि 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है ना। तो हम लोग ml में निकालेंगे और वो आंसर एक ही मानेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और ml क्या है? सेम है। डेंसिटी ऑफ पानी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है, बिल्कुल सही है। अगर मैं 1 मोल वाटर ले लेता हूँ तो उसका मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है, बिल्कुल 18 ग्राम होता है। और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या मैं इस 18 ग्राम को यूज करके और इस डेंसिटी को यूज करके क्या मैं इसकी वॉल्यूम निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1, मास 18, वॉल्यूम v। तो यहां से मेरे पास 18 ग्राम
पानी की जो वॉल्यूम आ रही है वो कितनी आ रही है, 18 ml आ रही है। ठीक है, वो कितनी आ रही है, 18 ml आ रही है, 18 ग्राम पानी की वॉल्यूम। ठीक है, और मुझे पता है 18 ग्राम पानी का मतलब क्या है, Na मॉलिक्यूल्स है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो Na मॉलिक्यूल्स थे उसकी जो वॉल्यूम आई है क्या वो 18 ml आई है? बिल्कुल यार, क्योंकि 18 ग्राम की वॉल्यूम कितनी आई, 18 ml आई। और 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स, तो सिंपली Na मॉलिक्यूल्स का कितना आ गया, 18 ml आ गई वॉल्यूम। तो सीधी सीधी पूछी क्या है, एक मॉलिक्यूल हो अगर पानी का तो उसका कितना वॉल्यूम होएगा, 18 अपॉन Na मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 6 ले लीजिए लगभग, काटा पीटी करो, ये 3 से कटेगा, क्या आ रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया आंसर आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे टाइप के यार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुश्किल है, मुश्किल नहीं है यार, एक अप्रोच, एक तरीका यार आपको डेवलप करना है, उसके बाद चीजें आसान है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, ये करो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचो करो। बोल रहा है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास एंड हैज अ डेंसिटी इतना, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज। सोचो भैया सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। आपको इनिशियली क्या दे रखा है, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो आपको इनिशियली क्या दे रखा है, 98% बाय मास H2SO4 दे रखा है। ठीक है यार, इतना दे रखा है हमें, ठीक है। अच्छा डेंसिटी कितनी, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.80 ग्राम पर ml दे रखी है। क्या इन दोनों को यूज करके क्या मैं H2SO4 की मोलैरिटी निकाल सकता हूं? सोचो, फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या था, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, करेक्ट। तो 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है, 98, डेंसिटी कितनी है 1.8 अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का कितना है 98। तो क्या यहां से काटा पीटी करो तो क्या मोलैरिटी आपको 18 दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज, मतलब आपका 18 मोलैरिटी की मैं वॉल्यूम कितनी लूं कि वो कन्वर्ट हो जाए 0.1 मोलर और 1 लीटर, किसका आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? अब सोचो, क्या ये क्वेश्चन आपको डाइल्यूशन का दिख रहा है? कैसे, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इनिशियली भैया 18 मोलर है, फाइनल आपका 0.1 मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब सीधा सीधा डाइल्यूशन। आई है बात समझ में? तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाओ, डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाओगे क्या, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, M1 क्या है 18, V मान लो इक्वल्स टू M2 कितना है 0.1, अच्छा V2 ml में निकाल लो, है ना, तो 1 लीटर को लिख दो 1000। तो सीधा सीधा जो वॉल्यूम आ रही है वो कितने आ रही है, 100/18, कितनी आएगी 5.55 आ जाएगी, 5.55 ml, ये आंसर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत सी बार हमें यार सोचना पड़ेगा कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखो इनिशियली मैंने मोलैरिटी निकाली तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, उसके बाद यार दे रखा था कि इस मोलैरिटी की मैं कितनी वॉल्यूम रखूं कि यार मेरे पास फाइनल मोलैरिटी हो जाए 0.1 मोलर और आपका 1 लीटर बन जाए। तो ये क्या था केस, डाइल्यूशन का था। तो सोचा मैंने कि हाँ यार कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी, कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन है। क्लियर हुई हैं चीजें? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। या सारे क्वेश्चन को यार एक बार वापस करिएगा, है ना, सारे क्वेश्चन को एक बार वापस जरूर करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, ये करिए, ये शायद यार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, शायद चेक करिएगा आप लोग भी। क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग मोलैरिटी इज इतना। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन को रिलेट कर रहा है, अगेन फॉर्मूला याद आना चाहिए जो आज की वीडियो में हमने स्टार्टिंग में सीखा है। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000
अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का इनटू मोलर मास भी किसका, सॉल्वेंट का। ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। अब देख लो यार, मोलारिटी कितनी दे रखी है, मोलारिटी 3 दे रखी है। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मान लो आप x, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स इंटू 1000 अपॉन x इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो एक वो सोल्यूशन दे रखा है, एक वो सोल्यूशन मतलब पानी है, पानी मतलब मोलर मास 18। तो ऐसे यार कैलकुलेट करो, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 18 इंटू 3 कितना होता है यार, 18 इंटू 3 54 है ना, 54। तो ये कितना आ रहा है 54x इक्वल्स टू 1000 माइनस 1000x, तो इसको उधर ले जाओ तो ये कितना आ रहा है 1054x इक्वल्स टू 1000, तो x कितना आ रहा है 1000 अपॉन 1054। अब यार सॉल्व कर लेना है इसे, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है कितना आएगा ये, है ना 0.95 है ना, देखो ना बहुत ज़्यादा 1 के करीब है ये, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आंसर, क्या रहेगा फोर्थ ऑप्शन रहेगा। देखो ना 1 के बहुत ज़्यादा करीब है ना, और ऑप्शन देखो तो 0.3 0.7 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, 0.2 0.05 भी बहुत ज़्यादा कम है, ये 1 के करीब का है यार ये, तो 0.95 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का अगेन ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूले तो यार आपको रटने ही हैं, बिल्कुल रटने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला करो क्वेश्चन, सोचो। बहुत जबरदस्त तरीके की यार क्वेश्चंस लिए हैं, सारी वैरायटी यार हमने कवर कर ली है। करो, बोल रहा है द क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑफ Na2SO4.XH2O ऑन हीटिंग लूजेस इतना ऑफ इट्स मास एंड बिकम्स एनहाइड्रस, द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट वुड बी, मतलब बोल रहा है Na2SO4.XH2O, इसको हीट किया हमने और ये बन गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब जो भी यार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, जो आपको XH2O दिख रहा है, ये क्या हो गया, निकल गया, ये क्या हो गया, निकल गया। और बोल रहा है जैसे ही वो एनहाइड्रस बना तो उसने 55.9% ऑफ इट्स मास लूज कर दिया। तो जरा यार ध्यान से देखो, यहां से लूज क्या हुआ है, बाहर क्या निकले हैं, Na2SO4.XH2O में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वही तो बाहर निकला है, तो वही तो आपको परसेंटेज दे रखा है, मतलब पानी का परसेंटेज आपको दे रखा है कितना 55.9%, मतलब इस पूरे कंपाउंड में आपका 55.9% कौन है, पानी है। अब बस क्वेश्चन हो गया यार हमारा सॉल्व। अब देखो परसेंटेज ऑफ वाटर मैं कैसे लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे लिखूंगा, मास ऑफ वाटर। यार परसेंटेज तो कैसे लिखी जाती है, ऐसे ही तो लिखी जाती है, मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर टोटल मास, या चलो मॉलिक्यूलर मास लिख दो, मॉलिक्यूलर मास लिख दो और इनटू क्या कर दो, 100 से कर दो, करेक्ट। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी है 55.9 इक्वल्स टू x मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18, तो x का कितना होगा 18x अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकालो यार इसका, तो आप देखो सोडियम का कितना होता है 23, तो 23 इंटू 2 46 हो गया। सल्फर कितना 32, तो पहले ये ऐड कर दो, कितना हो गया 78 हो गया। और 4 ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो गया 142। ठीक है, तो 142 प्लस पानी का भी तो लोगे 18x, पूरे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो उसमें XH2O इंक्लूडेड है। बच्चे क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास में XH2O को भूल जाते हैं, इसको लेना है तो 18x भी आपको काउंट करना है, इनटू 100 करना है परसेंटेज के लिए, तो यहां से आप x निकाल सकते हो, यहां से आप x निकालोगे, मेरे हिसाब से 10 आता है इसका आंसर, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा आपका फॉर्मूला क्रिस्टलाइन सॉल्ट का, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो भैया ये करो, ये करो 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 अटेम्प्ट करो भैया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, करो। क्या बोल रहा है, इन द रिएक्शन 2SO2 plus O2 will give you 2SO3। चलो सोचो, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या बोल रहा है 2SO2 plus O2 will give you 2SO3। क्या क्या दे रखा है, इसका 1 मोल दे रखा है, इसका भी 1 मोल दे रखा है। क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस लग रहा है आपको, बिल्कुल। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन टू अस, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो,
1 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, ये कितना आ गया 0.5, 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1/1 ये आ गया 1, छोटा कौन सा है 0.5, ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और यही क्या हो गई आपकी पर स्टोइचियोमेट्री वैल्यू, 0.5 क्या हो गई आपकी पर स्टोइचियोमेट्री वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो अब देखो ऑप्शन देखो, बोल रहा है ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, ये गलत है यार, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 1 मोल ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस्ड, इसको भी चेक करते हैं, पहले थर्ड ऑप्शन देखो 0.3 मोल ऑफ SO3 इज रिमेन्ड, ये भी यार गलत है आपका, क्यों, क्योंकि SO2 क्या है आपका, SO2 क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। SO3 के बारे में निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स SO3 फॉर्म्ड कैसे निकालोगे, कितनी स्टोइचियोमेट्री है SO3 की 2 है, पर स्टोइचियोमेट्री वैल्यू कितनी है 0.5, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म कितने हो रहे हैं 1 मोल, ये बिल्कुल सही है यार, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये ट्रिक से भैया बहुत तेजी से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो जरूर यार आप लोग इसे वापस से एक बार पढ़ लेना है ना, आई होप इसे तो आपको बहुत आसान है ना, समझ में आ गई होगी, रिविजन करना है तो यार एक बार उसे वापस से देख लीजिएगा। चलो और देखो, हाँ ये करो क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at STP by complete decomposition of 9.85 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब ये आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और आपका मोस्ट ऑफ द बच्चों का यार ये जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा एक ट्रिक क्वेश्चन है ना, ये वैसे तो यार आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, इसकी इस ब्लॉक में मिलेगी, है ना, लेकिन अभी से ही मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि देखो आपका फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स की बात करते हैं, जैसे आपका लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के हम लोग कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं। जब आप इन्हें हीट करते हो, तो जब आपने लिथियम कार्बोनेट को हीट करा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड एंड CO2 गैस इज रिलीज, इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। उसके अलावा आप कोई सा भी कार्बोनेट ले लो ग्रुप 1 का, उसको आप हीट करोगे तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो कैटेगरी है लिथियम कार्बोनेट के अलावा उसके जो नीचे जो की जो कैटेगरी है, दिस इज वेरी स्टेबल थर्मली। थर्मली यार ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होते हैं। लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा उसके ऑक्साइड और CO2 में, लेकिन उसके अलावा ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स हीट करने पे नहीं टूटते हैं, देयर इज नो रिएक्शन। तो Na2CO3 को जब आप हीट करोगे तो कोई भी वो टूटेगा नहीं, कोई भी CO2 गैस वॉल्व नहीं होगी, तो आंसर इज डायरेक्टली जीरो, आंसर इज जीरो, CO2 गैस इवॉल्व ही नहीं होगी। ठीक है, तो एक ट्रिक था, Li2CO3 दे रखा होता तो यार हम लोग स्टोइचियोमेट्री यूज करके CO2 के बारे में वॉल्यूम और मोल्स निकाल लेते, लेकिन Na2CO3 था, K2CO3, रुबिडियम का कार्बोनेट, सीजियम का कार्बोनेट, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्टेबल थर्मली। क्लियर है? चलो और क्वेश्चन देखो। हाँ अब ये क्वेश्चन करो, ये एक और अलग डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हैं यार, करो। 1 liter of CO2 is passed through red hot coke. The volume becomes 1.4 liter at the same temperature and pressure. Composition of the product would be, बताओ। बोल रहा है CO2 है और कोक मतलब कार्बन, इससे पास किया है, ये क्या है आपका गैसियस, ये क्या होता है सॉलिड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने मोल्स बनेंगे इसके 2 मोल्स। देखो रिएक्शन बैलेंस करनी थी, रिएक्शन बैलेंस कर दिया। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, सपोज करो यार यहां पे आपको 1 लीटर दे रखा है ना, यहां पे इसका 1 लीटर दे रखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, और बोल रहा है कि यार जब रेड हॉट कोक से पास कराया तो जो फाइनल आपकी वॉल्यूम बन गई वो बन गई 1.4 लीटर की। अब ये बात बताओ कि यार अगर इसका 1 मोल जा रहा है तो CO2 के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। सपोज करो इसका x ml CO2 का रिएक्ट कर रहा है तो CO के कितने ml बनेंगे, 2x, 1:2 का रेशियो है ना। तो अगर 1 लीटर इनिशियली आपका प्रेजेंट था CO2 का, और मान लो इसका CO2 का x लीटर रिएक्ट कर गया,
तो बचेगा कितना, इनिशियली 1 था, x रिएक्ट कर गया तो 1 माइनस एक्स लीटर लेफ्ट हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। एक यार इनिशियली लेके आए थे, x लीटर इसका मान लो रिएक्ट कर गया तो 1 माइनस एक्स क्या करा, बच गया। अब अगर इसका x रिएक्ट कर रहा है CO2 का, तो CO का कितना बनेगा, कितना फॉर्म होएगा, इसका 2x फॉर्म्ड होएगा। अच्छा, हम लोग केवल CO2 और CO को ही क्यों ले रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पे ही क्यों कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा कार्बन क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड की हम लोग वॉल्यूम नहीं लेते हैं। हम लोग सॉलिड और लिक्विड की जनरली यार वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ गैस की, तभी मैं CO2 और CO पे ही कॉन्सेंट्रेटेड हूं। तो x आपका रिएक्ट कर गया CO2 का, तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स, और यहां पे अगर x रिएक्ट करा तो CO कितना बना, 2x बना। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, देखो CO2 कितना बचा, 1 माइनस एक्स, CO कितना बना, 2x, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 1 प्लस एक्स लीटर। और यही कितना दे रखा है इक्वेशन में, 1.4, तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स इज व्हाट, 1.4, तो x कितना आ गया, 0.4 लीटर का, 0.4 लीटर आ गया x। तो देखो जो CO2 था, तो जो वॉल्यूम ऑफ CO2 थी वो जो बच गई थी वो कितनी थी, 1 माइनस एक्स विच इज व्हाट, 1 माइनस 0.4, तो 0.6 लीटर, और वॉल्यूम ऑफ CO जो बना कितना बना, 2x विच इज व्हाट, 0.8 लीटर। करेक्ट, तो 0.6 और 0.8 आ गया, आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और देखें ऐसे ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है यार, बहुत सारे वैरायटी के यार हमने, ऑलमोस्ट सारे वैरायटी के हमने यार क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। आई होप शानदार रिवीजन हो गया होगा आपका। अब करो इसे, चेंज इन वॉल्यूम व्हेन 100 ml ऑफ PH3 डिकम्पोज टू सॉलिड फॉस्फोरस एंड H2, मतलब PH3 को जो कि गैस है इसे हीट कर रहा है और ये तोड़ रहा है सॉलिड फॉस्फोरस में प्लस हाइड्रोजन में, बोल रहा है कितनी चेंज होगी वॉल्यूम, दिस इज 3/2। सोचो कैसे करोगे। अब सीधी सीधी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मान लो इसका आपको कितना दे रखा है, 100 ml दे रखा है, ठीक है। अगर इसका 1 मोल टूटता है, तो देखो फॉस्फोरस तो सॉलिड है, इसे तो हम लोग इग्नोर करेंगे ना, वॉल्यूम में हम लोग लेते नहीं। अगर 1 मोल PH3 का टूट रहा है तो 3/2 मोल्स हाइड्रोजन के बनेंगे, हाँ या ना। अगर 100 ml PH3 की जा रही है तो H2 की कितनी बनेगी, 3/2 इंटू 100, यही तो है यार रेशियो, 1:3/2 का है ना, तो 100 का है इधर, तो उधर 3/2 इंटू 100 होगा। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 ml। आप देखो इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, 100 ml, फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, 150 ml। तो क्या आप 50 से वॉल्यूम इंक्रीज कर चुके हो, हाँ भैया, तो पहला ऑप्शन इंक्रीज इन 50 ml, ठीक है। तो यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं ना यार, मैंने सारी वैरायटी यार कवर कर ली है, ठीक है। ये फॉर्मूले यार जरूर याद रख लेना, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, और जितने भी यार क्वेश्चन कराएं एक बार यार वापस से खुद से करिए सारे के सारे, कि यार कहाँ पे अब वापस आप लोग अटक रहे हो, नहीं अटक रहे हो। एक बार 1 गो में आपसे यार ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट की शानदार ग्रिप आपको हो चुकी है। ऑलराइट, तो चलो यार जोर और शोर से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।